बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से EST कंप्यूटर साइंस की जॉब जो है वो अनाउंस हुई है। तो उस सिलसिले में MK प्रिपरेशन ला रहा है एक नई लेक्चर सीरीज कंप्यूटर साइंस की, जिसमें हम कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फंडामेंटल से लेकर उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डिबगिंग, उन सब के बारे में बड़ी डिटेल से देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक MK प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको इस सीरीज के तमाम लेक्चर्स जो है वो मिल सकें। और सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप MK प्रिपरेशन के चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहां पर दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके खुद को सेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो फंडामेंटल्स हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको देखेंगे। उसके अंदर बुनियादी चीजें कौन कौन सी शामिल हैं और उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, उनके मीनिंग्स क्या हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ICT एब्रिविएशन है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की, जो एक बड़ी वास्ट फील्ड है। ICT एक बहुत वास्ट फील्ड है जो इस वक्त आज के इरा के अंदर तकरीबन जिंदगी के तमाम पहलुओं का, जिंदगी के तमाम शोबों के अंदर इतनी ज्यादा इंडल्ज हो चुकी है कि जिसके बगैर हम नहीं रह सकते। तो ICT बेसिकली इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी है। तो अगर हम इसको स्पेल बाय स्पेल अलग अलग देखें तो सबसे पहले इट इज एन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन एक ऐसा डाटा है जिसको हम प्रोसेस कर चुके होते हैं, जो किसी एक प्रोसेस के अंदर से गुजर चुका होता है, अलाइन हुआ होता है, जिसके अंदर से हमने उसके किसी न किसी पहलू से या किसी न किसी पैरामीटर से उसको अरेंज किया होता है। फिर उस इंफॉर्मेशन को हम कम्युनिकेट करते हैं। अब इस कम्युनिकेट करने के बहुत सारे तरीकाकार हैं। हम उनको थ्रू डिवाइसेस कम्युनिकेट करते हैं, थोड़े फासले तक, ज्यादा दूर तक फासले तक, इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली या हार्ड फॉर्म में। उस सारे डाटे को हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंचाते हैं। इसको हम कम्युनिकेशन में लेके जाते हैं। और थर्ड है, उस कम्युनिकेशन के लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। अब आपको पता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे चैनल्स हैं। फॉर एग्जांपल, सिर्फ मैसेजेस के लिए हमारे पास बहुत सारी एप्स हैं जो विद इन सेकंड हमें अपने प्यारों से मिला देती हैं। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इन्वॉल्व होती है इस सारी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने में। तो इस सारे प्रोसीजर के अंदर जो जो चीजें शामिल होती हैं वो सब मिलकर ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बनाती हैं, जिसके अंदर डिवाइसेस भी शामिल हैं और उसके साथ साथ पीपल भी शामिल हैं। अब अगर डिवाइसेस की बात हो रही है तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे मेन डिवाइस, सबसे मेन कंपोनेंट जिससे ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ था, दैट इज अ कंप्यूटर। तो व्हाट इज अ कंप्यूटर? कंप्यूटर बेसिकली एक ऐसी मशीन है जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है, एक ऐसी चीज है जो डाटा को एक्सेप्ट करती है जिसको हम इनपुट कहते हैं, और फिर उस डाटा को प्रोसेस करती है, और प्रोसेस करने के बाद उसका रिजल्ट जो है एज ए आउटपुट हमें प्रोड्यूस करती है। ये तीन एक कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस होते हैं। थोड़े से एडवांस लेवल में जाएं तो वो उस इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकती है फॉर द लॉन्ग टाइम, फॉर द शॉर्ट पीरियड। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो इन चार चीजों पर मुश्तमिल होती है। हम उसको इनपुट देते हैं, कोई डाटा प्रोवाइड करते हैं, वो उसको प्रोसेस कर देता है, और प्रोसेस करने के बाद उसका एक रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है जिसको हम आउटपुट कहते हैं, और हमारी जरूरत के मुताबिक उस डाटा को स्टोर भी कर देता है। अब एक कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये दो बेसिक चीजें हैं, ये शामिल होती हैं। और थर्डली ह्यूमंस जो अपनी जरूरत के मुताबिक उसके अंदर जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो ऐड करते हैं। ये सारी चीजें क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं सॉफ्टवेयर से। व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? तो एज द नेम इज मेंशन्ड, सॉफ्ट समथिंग जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते। तो बाय वर्ड अगर बात करें तो ऐसी चीजें हैं जो हमें नजर नहीं आती, जिसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते।
और अगर हम उसका मीनिंग देखें कि उसका मतलब क्या है, तो ये असल में इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये इंस्ट्रक्शंस हैं किसके लिए? ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं उस सारी चीज़ों के लिए जो ऑपरेट होती हैं एक कंप्यूटर के अंदर किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मदरबोर्ड है, CD-ROM है, फ्लॉपी डिस्क है, उसके अलावा उसके अंदर प्रोसेसर्स हैं और भी बहुत से छोटे छोटे कंपोनेंट्स उसके अंदर शामिल होते हैं। तो वो सारे कंपोनेंट्स, हर एक कंपोनेंट अपना एक स्पेसिफिक काम कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 कंपोनेंट्स है, 1, 2 एंड 3। ये तीनों कंपोनेंट्स अपना अपना काम कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वो इन कंपोनेंट्स को लिंक करेगा कि किसके काम को कहां पर कब और कैसे यूज करना है। तो सॉफ्टवेयर एक्चुअली उन सारे कंपोनेंट्स को जो एक कंप्यूटर के अंदर शामिल होता है उनको इंस्ट्रक्शंस देता है कि किस कंपोनेंट ने किस टाइम पे क्या काम करना है। और इसी तरह सॉफ्टवेयर के आगे बहुत सारी टाइप्स हैं, वो भी आगे हम डिटेल से देखेंगे। फर्दर मूव करते हैं, हमारे पास आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो पहली इसकी टाइप है सॉफ्टवेयर की, दैट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करवाता है, बूट करवाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास विंडोज है, हमारे पास विंडोज XP, विस्टा 7, इस तरह एंड्रॉयड जो है वो, और इस तरह एप्पल का जो iOS है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उस पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे सिस्टम को इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है कि वो आप उसको कैसे ऑपरेट करवाएंगे। जैसे विंडोज है, विंडोज जब हम किसी सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं तो बेसिकली हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो उस हार्डवेयर को देते हैं, और वो हार्डवेयर ये डिफाइन करता है कि किसी एक सिस्टम के अंदर रहते हुए कौन सा कंपोनेंट कब किस वक्त कैसे काम करेगा, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। फर्दर हम मूव करें, जो सेकंड टाइप है इसकी सॉफ्टवेयर की, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? अब जिस तरह हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखा था कि ये ओवरऑल पूरे सिस्टम को ऑपरेट करवाता है, तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये किसी एक स्पेसिफिक काम को, किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, इसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो किसी एक काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पावर पॉइंट है ये PPTs बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट बनाना, उसको एडिट करना, उसको फॉर्मेट करना, वो सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पाई जाती हैं। इस तरह जो हमारे मोबाइल की एप्लीकेशंस हैं, हमारे मोबाइल के अंदर अगर आप देखें एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कैमरा की एप्लीकेशन है, इस तरह जो गूगल क्रोम एक ब्राउजर है वो उसकी एप्लीकेशन है। तो वो ये सारे क्या काम करते हैं, कोई एक स्पेसिफिक काम करते हैं। जैसे अगर कैमरा की एप्लीकेशन है तो उसका काम क्या है, वो कैमरा के हार्डवेयर को ऑपरेट करवाएगा, वो माइक वाले हार्डवेयर को ऑपरेट नहीं करवा सकता। इस तरह अगर हम गूगल क्रोम की बात करें तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए यूज हो सकता है, इसके अलावा वो कैमरे को ऑपरेट नहीं करवा सकता। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसकी लिमिट होती है फंक्शनैलिटी की, ये एक लिमिट में रहते हुए काम करते हैं और वो एक स्पेसिफिक टास्क को ही परफॉर्म करते हैं, जिसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। फर्दर हमारे पास जो तीसरी टाइप आती है दैट इज ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ड्राइवर सॉफ्टवेयर बड़े स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर हम सिस्टम के साथ कोई एक्स्ट्रा डिवाइस यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम उसके साथ प्रिंटर अटैच करते हैं या उसके साथ स्पीकर्स अटैच करते हैं या उसके साथ हम कोई मॉडेम अटैच कर देते हैं, फैक्स मशीन अटैच कर देते हैं, तो ये जो एक्सटर्नल हार्डवेयर हैं जो सिस्टम का हिस्सा नहीं होते, हम उनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। वो पेरिफेरल इंटरफेस के जरिए उस सिस्टम के साथ अटैच होती हैं। तो हम कंप्यूटर को उस पेरिफेरल डिवाइस के बारे में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वो उस डिवाइस का ड्राइवर सॉफ्टवेयर कहलाता है, जो उस डिवाइस के बारे में सिस्टम को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई प्रिंटर है, फर्ज करें M2727 एक प्रिंटर है, M2727 एक प्रिंटर है HP का। अगर हम उस प्रिंटर को सिस्टम के साथ अटैच करते हैं, अब सिस्टम को तो नहीं पता कि उसके अंदर क्या क्या हार्डवेयर अटैच है, तो हम उस M2727 प्रिंटर का एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। अब वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वो ड्राइवर सॉफ्टवेयर सिस्टम को बताएगा कि आपके साथ ये जो पेरिफेरल, ये जो एक हार्डवेयर लगाया गया है, आपने उसको किस कमांड के तहत कैसे ऑपरेट करवाना है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं। हम जितनी पेरिफेरल डिवाइसेस लगाते हैं उसके साथ साथ हम ड्राइवर सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करते हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनैलिटी के लिए।
तो ये थी सॉफ्टवेयर की टाइप्स। अब हम चलते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की तरफ। नाम से ही पता चल रहा है हार्डवेयर, ऐसी चीजें हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहते हैं। वो कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स जो आपको नजर आते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। लाइक हमारे पास उसका कीबोर्ड है, कंप्यूटर की केसिंग है, एलसीडी, स्पीकर, माउस, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, रैम, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, ये वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो हमें नजर आ रहे हैं। हम उनको रिपेयर करने के लिए या उनको रिप्लेस करने के लिए हम उनको टच कर सकते हैं। इन सारी चीजों को हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। ये सारा का सारा जो चीजें हैं इनमें ज्यादातर जो वो कंप्यूटर की केसिंग के अंदर होती हैं, जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या सीपीयू भी कहते हैं। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। हमारे पास है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट एक्चुअली ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, जिसके अंदर तमाम मेजर कंपोनेंट्स जो प्रोसेसिंग के लिए, जो डाटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो इस सीपीयू के अंदर मौजूद होते हैं। जैसा कि उसका मदरबोर्ड या उसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर है, उसकी रैम है, एसएसडी है, वो सारी की सारी उस सिस्टम के अंदर मौजूद होती है। सीपीयू के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको कहते हैं। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं। हमारे पास है पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स जैसे कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये वो तमाम हार्डवेयर, वो तमाम कंपोनेंट्स, तमाम मशीनें जिनको हम एक्सटर्नली किसी सिस्टम के साथ अटैच कर सकते हैं। प्रिंटर्स हैं, कैमरास हैं, जॉयस्टिक है, टच पैड्स हैं, टच पैनल्स हैं, ये सारी चीजें पेरिफेरल्स कहलाती हैं और इनके लिए एक स्पेसिफिक पोर्ट्स होती हैं। नॉर्मली अब अगर 5th जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो ज्यादातर जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो यूएसबी या माइक्रो यूएसबी पोर्ट के जरिए अटैच होती हैं। बट बिफोर दिस जो 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन का कंप्यूटर है, उनमें हर पेरिफेरल के लिए एक स्पेसिफिक जो हमारे पास उसकी पिन एक इंटरफेस होता था जिसके लिए वो अटैच होते थे। नंबर ऑफ पिन उसकी डिफरेंट होती थी। तो वो तमाम हार्डवेयर, तमाम कंपोनेंट्स, तमाम मशीनें जो एक्सटर्नली सिस्टम के साथ अटैच होती हैं, हम उनको पेरिफेरल्स कहते हैं। फर्दर हम मूव करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की तरफ। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे वैसे हमारा एक ब्रीफ लेक्चर सेपरेट है, जिसके अंदर हम बड़ी डिटेल से कंप्यूटर की हिस्ट्री को डिस्क्राइब करेंगे फ्रॉम वेरी फर्स्ट जो प्रोडक्ट इस्तेमाल हुई थी फॉर कंप्यूटर, उससे लेके आज के मौजूदा दौर के जो जदीद तरीन कंप्यूटर है उस तक। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले जो कंप्यूटर्स की ज़रूरत पेश आई थी वो दो बुनियादी मकासद के लिए आई थी। नंबर 1 डाटा को स्टोर करना और नंबर 2 कंप्यूटेशन, कैलकुलेशंस जो है उसके लिए। तो इसके लिए अगर हम बात करें एंशिएंट टाइम्स की, तो पुराने ज़माने में जो हड्डियां जो थी, हड्डियों के ऊपर मार्किंग करके जो उसको स्टोर किया जाता था डाटा को, जिसको हम कह सकते हैं कि वेरी अर्ली जो हमारे पास कंप्यूटर्स थे वो आप कह सकते हैं कि हड्डियां थी जिनके ऊपर जो है वो मार्किंग के जरिए डाटा को स्टोर किया जाता था। उसके बाद एक वेल नोन, जिसको हम कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड शेप है जो कैलकुलेशन के लिए फेमस हुई, दैट इज अबैकस, जो अर्ली लाइफ में चाइना के अंदर मोस्टली इस्तेमाल होता है। उसके बाद अबैकस जो बहुत एक कामयाब आप जिसको कह सकते हैं मशीन है। उसके बाद एक सीरीज ऑफ प्रोसेस है जिसको हम अपनी हिस्ट्री वाले लेक्चर के अंदर डिटेल से देखेंगे। चलते चलते 1822 में जो फादर ऑफ द कंप्यूटर है चार्ल्स बाबेज, उन्होंने सबसे पहला जो कंप्यूटर इलेक्ट्रोमैकेनिकल बेसिकली ये कंप्यूटर था, जिसके अंदर कुछ कंपोनेंट थे वो इलेक्ट्रिकली यूज हो रहे थे, कुछ कंपोनेंट जो थे वो मैकेनिकली यूज हो रहे थे, वो कंप्यूटर दिया था जो कि एक एनालिटिकल इंजन के तौर पर इस्तेमाल हुआ था, जिसको हम पहला कंप्यूटर कहते हैं। तो ये उसकी हिस्ट्री थी जब कंप्यूटर स्टार्ट हुए थे। तो जो पहला कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर था वो ऑलमोस्ट 1940 में 1940 से 1955 के दरमियान ये कंप्यूटर्स डेवलप हुए थे, जिनमें जो बेसिक कंपोनेंट थे वो वैक्यूम ट्यूब्स थी। वैक्यूम ट्यूब्स एक ऐसे सर्किट थे जो हाई वोल्टेज पर ऑपरेट होते थे, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे और पर मिनट उनकी कैलकुलेशन की जो स्पीड थी वो बहुत कम थी। लेकिन एट दैट टाइम ये एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी। इनकी जो मिसालें हैं ENIAC, UNIVAC, EDVAC, ये वो कंप्यूटर्स थे जो वैक्यूम ट्यूब की बेस पर बनाए गए थे। अगर आप यहाँ पे देख सके इस इमेज के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ह्यूमन के साइज के मुकाबले में आप ये कंप्यूटर देख सकते हैं कि कितना बड़ा था। तो इनके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के जो डिसएडवांटेजेस यही थे, ये साइज में बहुत बड़े थे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, ऑपरेट करवाने में रिलायबल नहीं थे। और वैक्यूम ट्यूब्स जो ऑपरेट होती थी तो वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी, हाई वोल्टेज यूज़ करती थी, तो एक्सपेंसिव थे और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत लो थी।
उसके बाद सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आते हैं, और सेकंड जनरेशन कहां से स्टार्ट होती है? ये एक्चुअली स्टार्ट होती है विद द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का जो इरा है वो 1957 से 1963 है, और ट्रांजिस्टर्स ने जगह ले ली वैक्यूम ट्यूब्स की। ट्रांजिस्टर साइज में वैक्यूम ट्यूब से छोटे थे, परफॉर्मेंस भी ज्यादा थी, पर मिनट के कैलकुलेशन रेट ज्यादा था, और साइज छोटा था, वोल्टेज कम इस्तेमाल करते थे, हीट कम प्रोड्यूस करते थे, और कॉस्ट इफेक्टिव भी थे। तो ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से बहुत पॉपुलर हुए, जिनमें IBM उस वक्त का जो लीडिंग ब्रांड था उसने बहुत सारे सिस्टम इसमें प्रोड्यूस किए। CDC 1604, CDC 3600, ये वो इनिशियल कंप्यूटर थे जो ट्रांजिस्टर बेस्ड थे। यहाँ पर आप ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की पिक्चर देख सकते हैं, इसके अंदर जो है वो ट्रांजिस्टर जो है वो यूज किए जाते रहे। उसके बाद हमारे पास थर्ड जनरेशन आ जाती है। थर्ड जनरेशन एक रेवोल्यूशनरी जनरेशन थी, जिसके अंदर ICT इंटीग्रेटेड सर्किट जो थे वो प्रोड्यूस हुए थे। इनका इरा 1964 से 1971 था, और ICs जो है इंटीग्रेटेड जो सर्किट्स हैं, ये बहुत छोटी छोटी चिप्स होती हैं, जिनके अंदर जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा थी, साइज बहुत ही सिस्टम का रिड्यूस हो गया। जो आज हम टेबल टॉप जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स देखते हैं, जो हम टेबल पर रख लेते हैं, गोद में रख लेते हैं, ये कंप्यूटर्स जो है वो इन ICs की वजह से पॉसिबल हो सके इस साइज में छोटे होने के। इसके साथ साथ ICs बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव थे, और उसके साथ साथ इनकी परफॉर्मेंस बहुत तेज़ थी, इसलिए ये बहुत पॉपुलर हुए और बड़े लंबे अरसे तक चलते रहे, जिनमें हमारे पास एक वाइड रेंज है इनके नंबर्स की। दूसरा जो ICs बेस्ड ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थे, ये प्रोग्रामेबल थे, यानी कि प्रोग्राम लैंग्वेज के थ्रू हम इसको प्रोग्राम कर सकते थे ज़रूरत के मुताबिक। जैसे इंडस्ट्री के लिए सिस्टम बनाए जाते थे, तो वो इंडस्ट्री की प्रोग्राम लैंग्वेज सॉफ्टवेयर जो वो डेवलप किए गए। इस तरह स्कूल्स के लिए अलग है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग है, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए अलग। मतलब ये इनका दूसरा जो कमाल था ICs के साथ, वो ये था, ये प्रोग्राम हो जाते थे। तो जब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इवॉल्व हुए, तो उसके साथ साथ प्रोग्राम लैंग्वेजेस जो है उनकी इंडस्ट्री भी बहुत ग्रो की। प्रोग्राम लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा आनी शुरू हुई, जैसे जावा है, C++ है, या मशीन लैंग्वेजेस बहुत सारी चलती रही हैं। इससे पहले जो है वो बेसिकली जो पंच कार्ड सिस्टम था, जिसमें एक छोटे से पेपर के ऊपर पंच लगे होते थे, और हर पंच जो है वो एक स्पेसिफिक कोड को एक्सप्लेन करता था, वो यूज होते थे। लेकिन इनके बाद आगे जो है वो प्रोग्रामिंग आनी शुरू होगी, प्रोग्राम लैंग्वेजेस बननी शुरू होगी, जिसकी वजह से ये सिस्टम जो है और रिलायबल हो गए, इनकी एप्लीकेशन और वास्ट होती गई। ओके जी, फर्दर हम मूव करते हैं। हमारे पास फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स बेसिकली तो ICs ही हैं, लेकिन इनकी अगली जो शेप है ICs की, वो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। तो 1971 से 1980 तक जो सिस्टम थे, उनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर जो है वो ICs की जगह ले ली थी, जिसकी वजह से अगेन मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, मोर रिलायबल, मोर कन्वीनियंट टू यूज, और मोर अफोर्डेबल सिस्टम जो थे वो प्रोड्यूस हुए। परफॉर्मेंस बहुत हाई थी, एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा थी, और अगेन जो इनकी जो लैंग्वेजेस हैं वो भी इवॉल्व होती रही और ज्यादा एडवांस हो गई, सिस्टम की एप्लीकेशंस और बढ़ गई। उसका रिजल्ट क्या निकला कि ये उतने ही ज्यादा पॉपुलर हुए। पहले जो सिस्टम से वो बड़े बड़े ऑफिसेज, बड़े बड़े इदारों, बड़े बड़े लोगों तक ही रहे, लेकिन जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थे ये बहुत सस्ते हो गए, आम आदमी की पहुंच तक आ गए, घरों तक हर बंदे ने अपना जो पर्सनल कंप्यूटर पीसी जो है वो रखने शुरू कर दिए थे। फर्दर हम मूव करते हैं। हमारे पास जो आज की जनरेशन का कंप्यूटर, जिसको फिफ्थ जनरेशन कहते हैं, जिसके अंदर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड सिस्टम चलते हैं, जो आज हम यूज करते हैं मोबाइल्स में है, या डिफरेंट एरोप्लेन्स वगैरह, इंडस्ट्रीज के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर। ये सारे के सारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे काम करते हैं, जो ह्यूमन नीड के मुताबिक खुद को इवॉल्व करते हैं। इनको फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो कहा जाता है। तो अगर हम एक रिव्यू देखें, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थे, और उसके बाद सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो ट्रांजिस्टर पे आ गए थे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो इंटीग्रेटेड सर्किट पर आ गए, माइक्रो प्रोसेसर पर आ गए, और उसके बाद फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पर थे। अगर फर्दर हम मूव करते हैं ICT डिवाइसेस, तो ये एक बड़ी वार्ड टर्मिनोलॉजी है, बड़ी वास्ट टर्मिनोलॉजी। ICT डिवाइसेस हर वो डिवाइस
जो टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है और इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए यूज होती है, वो सारी की सारी आईसीटी डिवाइसेस हैं, लाइक प्रिंटर्स हैं, स्टोरेज डिवाइसेस, इमेजिंग, कीबोर्ड, मॉनिटर्स, ब्लूटूथ, साउंड, हर तरह की जो आज के दौर में आप डिवाइसेस देखते हैं जिसका सुबह से लेकर शाम तक आपको पाला पड़ता है, वो सारी की सारी आईसीटी डिवाइसेस है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आप इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं वो सारी की सारी आईसीटी बेस्ड डिवाइसेस कहलाती हैं। अब आप बात करते हैं उन आईसीटी डिवाइसेस की एप्लीकेशंस की, तो मेरा ख्याल है इसको लिमिट करना मुमकिन नहीं है। कोई ऐसा फील्ड या कोई ऐसा इदारा या कोई ऐसी प्लेस नहीं है जहां पर आईसीटी डिवाइसेस जो है वो यूज नहीं हो रही। यहां पर चंद एक मोटी मोटी जो उसकी एप्लीकेशन लिखी हुई है, लाइक न्यूज़लेटर, पोस्टर्स, वेबसाइट, मल्टीमीडिया। कहने का मतलब यह है कि जिंदगी का कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जहां पे आईसीटी डिवाइसेस जो है वो यूज नहीं हो रही। हम सुबह से लेकर शाम तक ऑलमोस्ट हमारी लाइफ का 80% जो हिस्सा है वो डिपेंडेंट है इन सारी डिवाइसेस के ऊपर, जिनको हम सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं। तो ये लिमिटलेस है, इनकी एप्लीकेशन जो है वो लिमिटलेस है। अच्छा, अब एप्लीकेशन इन मेजरमेंट। मेजरमेंट को हम दो तरह से ले सकते हैं। वन इज अ फिजिकल मेजरमेंट, जिसको हम मीटर्स में, किलोमीटर, सेंटीमीटर वगैरह में यूज करते हैं, वो भी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स में आती हैं। बट जो इसका कमाल है आईसीटी का, वो क्वालिटेटिव मेजरमेंट के लिए भी है। जैसे डाटा को लॉग करना, डाटा को प्रोसेस करना, डाटा को अरेंज करना और फिर डाटा से रिजल्ट्स को डिड्यूस करना, ये सारी मेजरमेंट्स भी हैं। आप देखते हैं कि जो साइंटिस्ट है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, या इसी तरह जो स्पेस एक्सप्लोर करते हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, बड़े बड़े इदारे हैं स्पेस के, वो जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करते हैं तो ऐसा नहीं है रजिस्टर पकड़ के वो एक साइड से शुरू हो जाते कैलकुलेट करते हैं, वो बहुत लंबा काम है। तो वो सारी कैलकुलेशंस जो है वो भी कंप्यूटर बेस्ड ही होती हैं। उनको आईसीटी, यहां पर उन मेजरमेंट्स की बात की जा रही है कि जो डाटा को मेजर करने के लिए, डाटा को प्रोसेस करने के लिए, डाटा को एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए जो हम फोरकास्ट करते हैं, वेदर फोरकास्ट करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो वेदर को प्रेडिक्ट करती हैं। नमी को पहचान करके, हवा में कितनी नमी है, हवा का प्रेशर कितना है, टेम्परेचर किस तरह कम ज्यादा हो रहा है, हवा का दबाव किस तरह कम ज्यादा हो रहा है, उसकी बेस पर वो प्रेडिक्ट करते हैं, वेदर फोरकास्ट करते हैं। इस तरह अगर मोर एडवांस चले जाएं तो हमारे पास स्पेस के अंदर जो है वो सैटेलाइट्स जो हैं वो घूम रहे हैं, वो सैटेलाइट्स भी हमें वेदर फोरकास्ट करते हैं। वो ऑल लाइज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आईसीटी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेविगेशन, एक बहुत ही यूजफुल टूल है जो आईसीटी के अंडर आती है। उसके अंदर सबसे पहले तो लैंड नेविगेशन है हमारे मोबाइल्स के अंदर, या जो लेटेस्ट कार्स हैं उनके अंदर जो नेविगेशन सिस्टम है, जीपीएस सिस्टम है, जिससे हम किसी भी प्लेस को लोकेट करते हैं पूरी ज़मीन के ऊपर। और ना सिर्फ लोकेट करते हैं, इसके अलावा जो हमारे इदारे हैं वो उसको यूज़ करते हैं लैंड मेजरमेंट के लिए, लैंड को लोकेट करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए, वो सारी चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मरीन नेविगेशन है, समंदर के अंदर हम समंदर के गहराई और समंदर की तह के नीचे क्या चीजें मौजूद हैं वो भी आईसीटी के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद एरोनॉटिक नेविगेशन, स्पेस नेविगेशन, हवा के अंदर, स्पेस के अंदर। कहने का मतलब ये है कि समंदर की गहराई हो, आसमान की ऊंचाइयां हो या खला की गहराई हो, उन सभी चीजों के अंदर जो आईसीटी डिवाइसेस हैं वो अप्लाई हो रही हैं। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। हमारे पास एप्लीकेशन इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो जी हाँ, जिस तरह बाकी हमारी ज़िंदगी के शोबों के अंदर आईसीटी डिवाइसेस ने एक इंकलाब बर्पा की है, उस तरह मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी अगर हम बात करें पुराने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, तो आप देखेंगे कार्स, फॉर एग्जांपल अगर कार्स बनानी है तो 50-60 लोगों की एक टीम जो है वो गाड़ी के ऊपर काम करती है, हाथ से नट बोल्ट टाइट करते हैं, हाथ से वेल्ड करते हैं, उसके अंदर चीज़ों को हाथ से इंस्टॉल किया जाता है, बनाया जाता है। तो वो 50-60 लोगों की टीम मिलकर बमुश्किल 5-4 दिन के अंदर एक गाड़ी बनाते थे। बट अब विद द एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास रोबोट्स हैं जो इस काम को करते हैं और मच फास्टर काम करते हैं। अब विद इन डे सेवरल कार्स जो है वो विद अ सिंगल पर्सन जो उनको सिर्फ मॉनिटर कर रहा है, उसके जरिए बनाई जाती है। एक आदमी और पूरे प्लांट को सिर्फ मॉनिटर कर रहा है और सारे कंप्यूटर्स और डिवाइसेस और रोबोट्स हैं वो काम कर रहे हैं, वो वेल्डिंग भी कर रहे हैं, वो उसकी पेंट कर रहे हैं, स्प्रेस कर रहे हैं, माइक्रोचिप्स बना रहे हैं, हैवी पार्ट्स जो बहुत हैवी
कंपोनेंट्स हैं, इंजन्स हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उनको हम एक बटन से क्लिक करके उनको मूव करवाते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ द आईसीटी। उसके बाद गुड्स पैकिंग में, सीपीयू मैन्युफैक्चरिंग में, 3D प्रिंटिंग, वॉशिंग का हर काम जो है वो इस वक्त कंप्यूटर्स और रोबोट्स के जरिए बड़ी ही आसानी से और बड़ी ही परफेक्शन से किया जा रहा है। सिमिलरली इन बिजनेस के अंदर भी जैसे हम पहले बात कर चुके हुए हैं कि डाटा मेजरमेंट के लिए चूंकि हम आईसीटी को यूज कर रहे हैं, तो उन डाटा के बेहतर एनालिसिस से एक बिजनेसमैन एक अच्छा डिसीजन ले लेता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे स्टॉक मार्केट है, तो वहां पे भी सिस्टम्स लगे हुए जो प्रेडिक्ट करते हैं कि इस वक्त अगर इतने पॉइंट्स चल रहे हैं तो उसकी बेस पर एक बिजनेसमैन को किस साइड का डिसीजन जो है वो लेना चाहिए। सो विद द बेटर एनालिसिस ऑफ डाटा बेटर डिसीजंस जो है वो प्रमोट होते हैं। तो बिजनेसेस के अंदर भी बेटर डिसीजन लेने के लिए, डाटा को असेंबल करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए, बड़े बड़े काम करने के लिए, वो सारी चीजें जो है वो बिजनेस के अंदर आईसीटी की एप्लीकेशन आती हैं। जैसे डिसीजन मेकिंग में, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, कस्टमर सर्विसेज को बढ़ाने में, फाइनेंशियल मैटर जो है वो उनको डील करने में आईसीटी अपना किरदार अदा कर रही है। अब थोड़े से उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं वन बाय वन। जहां पर चीजों के एडवांटेजेस हैं तो वहां पर डिसएडवांटेजेस भी हैं। सब फर्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेजेस की, तो आईसीटी जो है वो इको फ्रेंडली है। किस तरह कि इसने पेपर को एलिमिनेट कर दिया है। इस तरह बाकी मशीनों के अंदर भी जिस तरह आईसीटी इवॉल्व हो रही है विद द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, आप देख सकते हैं कि स्मोक में रिड्यूस हुआ है। इस तरह पेपरलेस टेक्नोलॉजी की वजह से जो यूज ऑफ पेपर है वो कम हुआ है, इस वजह से दरख्त कम कट रहे हैं, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। उस तरह टीचिंग और लर्निंग मैकेनिज्म जो है वो उसने बड़ा इंप्रूव कर दिया। यू कैन सी आई एम टीचिंग ऑन दिस इंटरेक्टिव बोर्ड बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आईसीटी। जिससे हम वीडियोस को और जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है साइंसेस के स्पेशली, जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, हम वीडियो के जरिए 3D मॉडलिंग के जरिए हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। उसके बाद टीचर्स एंड स्टूडेंट्स की जो मैनेजमेंट है वो बड़ी सिंपल होगी। हम एक टीचर का प्रोफाइल बना देते हैं, स्कूल के सिस्टम्स के ऊपर स्टूडेंट का प्रोफाइल बना सकते हैं, तो टीचर स्टूडेंट को प्रॉपर मॉनिटर कर सकता है और स्टूडेंट जो है वो टीचर के साथ इन टच रह सकता है ड्यू टू दिस आईसीटी। उसके बाद उसने जो मैनुअल प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको ऑटोमेट कर दिया है, ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को कर दिया है। बड़े बड़े जहाज़ों से लेकर घर का जो मोटर का स्विच है, यानी कि छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक सारा कुछ जो है वो मैनुअल प्रोसेस से सारा डिजिटलाइज हो चुका हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ आईसीटी। उसके बाद वेब बेस्ड एलएमएस टेक्नोलॉजीज, एलएमएस कहते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो जितने बड़े अदारे हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनके अंदर ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पाया जाता है। जैसे मैं आगे बता चुका हूं कि उसके बाद स्टूडेंट की प्रोफाइल भी बन जाती है, टीचर की प्रोफाइल भी बन जाती है। सो टीचर कैन बेटर मॉनिटर द स्टूडेंट एंड स्टूडेंट कैन कनेक्ट विद द टीचर एट एनी टाइम। आपको जरूरत नहीं है कि आप स्कूल या कॉलेज खुलने का इंतजार करें। अगर आपने टीचर से कुछ पूछना है, आप एलएमएस के थ्रू या बाकी डिवाइसेस के थ्रू अपने टीचर से कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं। सर ड्यूरिंग क्लासेस टीचर्स कैन यूज फोटोज, वीडियोज एंड ग्राफिक। जैसे मैंने आगे आपको बताया कि विजुअलाइज करने के लिए बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्पेशली साइंस के कॉन्सेप्ट्स को, जिन चीजों को हम देख नहीं सकते, एटॉमिक वर्ल्ड को, सब एटॉमिक वर्ल्ड को जो हम देख नहीं पाते, तो ग्राफिक्स के जरिए, वीडियोस के जरिए, फोटोज के जरिए उनको इतना दिलचस्प बना दिया जाता है कि स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है और उसकी इंटरेक्शन भी ज्यादा होती है। उसके बाद ये प्रमोट करती है डिजिटल कल्चर को। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं। पेपर्स, फाइलें, कागज़, फोटोज, इन चीज़ों से जान छूट गई है, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। उसके बाद इंडिपेंडेंट लर्निंग प्लेटफॉर्म्स भी देता है। इंडिपेंडेंट लर्निंग प्लेटफॉर्म्स क्या है कि सबसे पहले पुराने वक्त की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट के पास जो लर्निंग का इकलौता सोर्स था वो टीचर होता है, स्कूल होता है। उसके अलावा उसके पास लर्निंग का कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। बट आज के दौर में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे जो वीडियो चैनल्स हैं जो स्टूडेंट को इंडिपेंडेंटली उसकी लर्निंग के मौके प्रोवाइड कर सकते हैं। आप सिंपली कोई वीडियोस देख के, फोटोज देख के कई चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट्स को हासिल कर सकते हैं। इस तरह डाटा और इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी को इनहेंस करता है। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके बाकी जो बड़े बड़े इदारों की जो इंफॉर्मेशन होती है उनको सिक्योर करता है। उसके बाद ब्रिज करता है कल्चर को
और इंडिविजुअल्स को डिफरेंट कल्चर्स के साथ कम्युनिकेट करने की भी इजाज़त देता है। यानी कि आप एक कल्चर से अगर बिलोंग करते हैं तो आप बाकी कल्चर्स को समझने में आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मदद दे सकती है। वीडियोस देख सकते हैं, उसके बारे में इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं जो आपको बाकी कल्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, जिससे आप उनको समझने में मदद होती है। उसके बाद तकरीबन हर फील्ड ऑफ लाइफ को रेवोल्यूशनाइज्ड कर दिया है आईसीटी ने। तो ये आखिरी लाइन से सम अप कर सकते हैं कि हमारी लाइफ के तकरीबन सभी जो फील्ड्स हैं उनके अंदर आईसीटी ने एक रेवोल्यूशन, एक इनकलाब जो है वो बर्पा कर दिया है। मूविंग ऑन, हमारे पास जहां पर एडवांटेजेस हैं वहां पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट बात करें जो सबसे इस वक्त बड़ा मसला है इस वक्त हमारे पास यंग जनरेशन के पास, दैट इज मिसलीडिंग एंड मिसगाइडिंग इंफॉर्मेशन। जहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वो सही इंफॉर्मेशन, सही साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पर कुछ इवल माइंडेड लोग भी हैं, सिक मेंटेलिटी वाले पीपल्स भी हैं जो यंग जनरेशन को मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके उनको गलत डायरेक्शन में लेके जाते हैं। उसके बाद साइबर अटैक्स और हैक्स का रिस्क है। आपकी डिवाइसेस जो है वो इंटरनेट पे जो एक्सेस करती हैं उनको एक्सेस करके हैक किया जा सकता है, उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। उसके बाद ट्रेडिशनल बुक और हैंडराइटिंग मेथड चूंकि खत्म होते जा रहे हैं विद द यूज ऑफ टैबलेट्स एंड मोबाइल्स, जो हैंड राइटिंग और कॉन्सेप्ट का जो मेथड है, हैंड राइटिंग जो आपकी राइटिंग पावर होती है वो कम होती जा रही है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग या उनकी जो राइटिंग पावर है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। उसके बाद ऑनलाइन कोर्सेज को मैनेज करना टीचर के लिए डिफिकल्ट हो रहा है कि बहुत सारे कोर्सेज हैं, चूंकि ये टेक्नोलॉजीज लेटेस्ट हैं, बड़ी तेजी के साथ इवॉल्व हो रही हैं, तो बहुत सारे टीचर्स जो है वो उस स्पीड को मैच नहीं कर पाते, उस पेस को मैच नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानी उठाना पड़ती है। मिस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी बाय स्टूडेंट्स की तरफ से इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल, गलत डायरेक्शन में उसको इस्तेमाल करना या जो क्रिमिनल एक्टिविटी में उसको यूज़ करना टेक्नोलॉजी को, ये एक बढ़ता हुआ खतरा है। उसके बाद नॉट एक्सेसिबल एवरीवेयर, और अभी भी इस वक्त हम दुनिया को ग्लोबल विलेज तो कहते हैं, लेकिन अभी भी कई एरियाज हैं, कई रिमोट एरियाज हैं जहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी या इन लेटेस्ट डिवाइसेस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर हम उनको एक्सेस नहीं कर पाते। उसके बाद एक्सपर्ट पर्सन आर रिक्वायर्ड, जो आईसीटी के सॉफ्टवेयर्स हैं या कंप्यूटर्स हैं उसके लिए ऑब्वियसली इन डिवाइसेस के लिटरेट पर्सन चाहिए, जो इन डिवाइसेस को समझते हो, उनको अंडरस्टैंड करते हो। तो उन पर्सन्स की कमी है, एक स्पेशलाइज पर्सन चाहिए उन चीज़ों को समझने के लिए। होपफुली जैसे जैसे ये इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस फैलेगी वैसे वैसे लोग भी ट्रेंड होंगे, तो ये डिपेंडेंसी जो है वो कम होती जाएगी। इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी इज एक्सपेंसिव, यस डिवाइसेस आर एक्सपेंसिव। जो हम डिवाइसेस यूज करते हैं या जो सर्विसेज हमें मिलती हैं, सर्विसेज तो खैर काफ़ी हद तक सस्ती हो चुकी हुई हैं, बट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली डिवाइसेज हैं वो ऑब्वियसली अभी बहुत महंगी हैं, एक्सपेंसिव हैं, हर एक की पहुंच में नहीं है। तो ये चंद एक फैक्टर थे जो उसके डिसएडवांटेजेस थे। तो इस सेशन के अंदर हमने चंद बेसिक एलिमेंट, चंद बेसिक टर्मिनोलॉजीज का जो वो अहाता किया है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी। दैट्स इट फॉर द सेशन। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।